हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूअर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज़ आ रही हैं और सबकी क्वेरीज़ मैं एक एक करके लूँगा और अलग अलग जवाब देने के बजाय तो मुझे लगा कि मुझे एक पूरी वीडियो बना देनी चाहिए और उस वीडियो में जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न आए हैं, उन सब प्रश्नों का मैं जवाब एक एक करके दे दूं। सबसे पहले तो आपने जो फाइल है वो कैसे बनानी है और कितनी बनानी है। फाइल में सबसे ऊपर जो नंबर 1 पे लगना है आपका, वो लगेगा आपका इंस्पेक्शन फॉर्म। इंस्पेक्शन फॉर्म का जो फॉर्म है उसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। वो इंस्पेक्शन फॉर्म है, आप आराम से उसको भर लेंगे। उसमें सरल पंजाबी में लिखा हुआ हो वो आप उसको अच्छे से भर लेंगे। उसका लिंक मैं आपको PDF में दे दूंगा। वो जो 2364 में भरा गया था वही इंस्पेक्शन फॉर्म होगा जो कि आपकी स्क्रूटनी के समय आपकी वेबसाइट पर भी आ जाएगा। मैं एक एक करके हर सवाल का जवाब दूंगा, आप बने रहें। तो सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपने डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है। डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपकी जो वेबसाइट पर ये आया है सिक्योरिटी अपडेट, उसके अंदर लगा हुआ है। उसका लिंक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या मैं देखता हूँ अगर दिया तो। उसके बाद आपने BC वालों के लिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, उनकी जो समस्या थी वो डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, वो डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है। तो अब इस प्रकार की आपका क्रम बन गया। सबसे पहले इंस्पेक्शन फॉर्म, फिर आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, फिर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपकी एजुकेशन की जानकारी जिसमें देनी है, और उसके बाद आपने 10th क्लास का जो प्रूफ है, 10th का मार्कशीट आपने अटैच करनी है। फिर उसके बाद आपने पंजाबी पास प्रूफ अटैच करना है। जिनके पास 10वीं में पंजाबी थी मैट्रिक में, उनको इस संबंध में कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं देना है। नंबर 3 पे आपने ETT का सर्टिफिकेट जो है लगाना है फाइल पे उसके, और इस संबंध में DEIED, DMC और इक्विवेलेंट मतलब आपने कहीं से भी किया हो जो कि NCTE से मान्यता प्राप्त हो। अभी इस विषय में मेरे पास बहुत सारी ODL की क्वेरीज आई हैं, मैं उन सब का जवाब भी इसी में दे दूं कि जिन्होंने IGNOU से की है डिस्टेंस से, वैसे तो वो केवल साउदर्न रीजन के लिए है, पर आपने कैसे कर ली, अगर वो कर भी ली तो वो मैं आपको बता देता हूँ वो एलिजिबल है। और उसकी एलिजिबिलिटी जो परफॉर्मा है, जो 1 से 6 तक क्वेश्चन हैं, वो जैसे ही आप साइट पे जाएंगे, प्रोस्पेक्टस खोलेंगे, उस प्रोस्पेक्टस में जो IGNOU का प्रोस्पेक्टस है जिसमें आपने की थी, जब आपने इसका DEIED का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड किया होगा IGNOU से, तो उस प्रोस्पेक्टस में सारे के सारे IGNOU ने सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से उन सर्टिफिकेट की कॉपी ले लें। तीसरा मेरे पास जो क्वेरीज आ रही है वो है BA और ग्रेजुएशन। BA और ग्रेजुएशन एक ही बात है। BA का मतलब उन्हें लिखने में थोड़ा सा जो है, आपने कहा कि अब तो BA मांगी है, तो मैं तो BSc हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएशन मीन्स आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हो, BA, BSc, BCom, BTech, जिसमें B आता है, बैचलर डिग्री है, कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैटेगरी सर्टिफिकेट केवल उनके लिए जिन्होंने किसी भी कैटेगरी में अप्लाई किया है। और पंजाब रेजिडेंस प्रूफ, ये जो पंजाब रेजिडेंस प्रूफ है, ये डोमिसाइल केवल उनके लिए है जिन्होंने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है किसी भी कैटेगरी में, बाकी किसी के लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है। इस संबंध में मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि सर हमारे पास जो डोमिसाइल है वो पुराना है, हमने 2364 में के टाइम बनवाया था, क्या अब भी एलिजिबल है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो डोमिसाइल होता है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन फिर भी आपने नहीं बनवाया, 2364 वाला है आपके पास, तो आप वही रखें, उसी को आप लगा लें।
वही आपका काम चल जाएगा। और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत आपको इनएलिजिबल कर देंगे, वो आपको टाइम देंगे 2 दिन का, उसके बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं। वैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका वही चल जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर पर डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेबसाइट एंड दोज हु अप्लाइड इन द बैकवर्ड क्लास विल फिल दिस फॉर्म। यानी कि ये आप जो हैं बैकवर्ड क्लास का जो फॉर्म है वो मैंने आपको बता ही दिया था, कैटेगरी वाला, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसकी 8 लाख से कम इनकम है और वो क्रीमी लेयर में नहीं आता, वो इसकी सेल्फ डिक्लेरेशन देगा, वो साथ लगाएगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिन कैंडिडेट्स ने 2 कैटेगरी में अप्लाई किया है, डिफरेंट कैटेगरी में अप्लाई किया है, वो अलग अलग सेट बनाएंगे। यानी कि 66-35 में वो अलग बनाएगा, 22 में भी आपने अप्लाई किया है तो भी अब अलग बनाएगा, EWS में आपने अप्लाई किया है उसके लिए अलग बनाएगा, जनरल में आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप अलग बनाएंगे। इस तरह से अलग अलग सेट आप फाइल में लगाएंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है ये ऊपर लगेगा नंबर 1 पे इंस्पेक्शन फॉर्म के साथ। नंबर 1 पे इंस्पेक्शन फॉर्म, नंबर 2 पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, नंबर 3 पे ये जो BC वाला या किसी भी कैटेगरी वाला है वो वाला, उसके बाद 10th और ये सीरीज में लगेंगे। अब बात करते हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आई हैं वो इसकी आई हैं कि जिन्होंने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से अपनी ग्रेजुएशन की है 1 से 6 तक, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो केवल उनको भरना है जो या तो डिस्टेंस से जिन्होंने अपनी डिग्री की है या जो अदर स्टेट वाले, हर एक को भरना है। वो अदर स्टेट वाले जब उसको भरेंगे तो उसके लिए आपको जो डिस्टेंस है उसमें आपने ये बताना है कि एक कि आपका जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने की है उसकी टेरिटरी में सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। आपके जो फॉर्म है जो आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया था उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं उसमें एक एक करके उनके जवाब मैं देता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये थी आपकी जानकारी। अब इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास आए हैं, मैं एक एक करके उनको लेता हूं, जो जिन साथियों के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। सबसे पहले था कि BA की डिग्री नहीं है तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मार्कशीट है ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। आप मार्कशीट ले लें, आपकी एक मार्कशीट उसके साथ लगा लें और मार्कशीट से ही आपका काम चल जाएगा और आपके को टाइम मिलेगा डिग्री लेने का। और जब आपको टाइम मिले तो वहाँ एप्लीकेशन दे दें और उस सिक्रूटनी या इस लेटर के आधार पर वहाँ से अपनी प्रोविजनल डिग्री ले लें, तो कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। इसके साथ एक और मेरे पास क्वेरीज आ रही है कि सर मैंने BA फर्स्ट और BA सेकंड किया है तो क्या मैं अपने डिग्री लगाऊं? आपको अपने जो BA फर्स्ट और सेकंड की जो DMC है वो ज़रूर लगानी चाहिए। इसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो सारे के सारे उनकी आपकी पर्सनल फाइल बनेगी और यही डॉक्यूमेंट आपके वहाँ लगेंगे। तो तब जब आप जॉब में आ जाएंगे और आप फाइनल करेंगे, आपको 3 साल तक परमिशन नहीं मिलती। लेकिन यदि आपने फर्स्ट और सेकंड कर रखी है और आपने डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं तब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन देना है, इसलिए वो भी लगाएं। अब ODL वाला प्रोफॉर्मा कैसे भरना है किसी वीडियो में ज़रूर बनाएं। ये जो ODL वाला प्रोफॉर्मा है आप अलग से, उसमें कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत आती है तो पूछ लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर मैंने IGNOU से 2 साल का डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे मार्क्स ये IGNOU वाला, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप ग्रुप में मैसेज कर लें, मेरे पास NCT का रिकॉग्नाइजेशन लेटर है, किसी मेरे व्यूअर ने भेजा था, वो मैं देखता हूँ अगर मिला तो। PS Tet 1 सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड। वाई नॉट रिक्वायर्ड? PS Tet 1 सर्टिफिकेट के मार्क्स भी आपने भरने हैं, कितने मार्क्स आए हैं और आपने कब किया, ये डिटेल उसमें परफॉर्मे में जो एजुकेशन परफॉर्मा है उसमें आपने भरनी है। इसने पूछा है कि मैं हरियाणा से हूँ, मेरी ग्रेजुएशन प्राइवेट KU के यूनिवर्सिटी से है, क्या मुझे भी लास्ट वाले 6 क्वेश्चन का आंसर फिल करके लेकर जाना है? बिल्कुल, आपने किसी ने भी किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि प्राइवेट या ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है तो उन सबको ये फॉर्म भरना है। और फिर है आगे, ये अदर स्टेट वालों ने भी कुछ करना है। हाँ, आपने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्योंकि आप भी तो इसी का पार्ट हैं।
आपने भी वही प्रक्रिया अपनानी है जो बाकी कैंडिडेट्स ने अपनानी है। इसके अलावा आपको अलग से जो ODL वाला फार्म है ये भी भरना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए एक फॉर्म अलग से होता है। रनिंग PDF बारे में बताओ जी। रनिंग PDF आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं, और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप किसी कंप्यूटर सेंटर कैफ़े में जाके अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करवा के वहाँ PDF बनवा ले। रनिंग PDF का मतलब एक ही सीरीज में सारे के सारे डॉक्यूमेंट। कोई रनिंग वैसे शब्द लगा दिया, रनिंग का मतलब ये है कि जिस सीरीज में मैंने बताई उन सीरीज में अपने डॉक्यूमेंट की आप PDF बना लें। ये फिर वही है ODL वाला क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन था सबसे इंपॉर्टेंट कि फिजिकल हैंडीकैप्ड ऑर्थो वालों को क्यों नहीं बुलाया। इसके साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूं आपको कि जो ESM कैंडिडेट बुलाए हैं, अब ESM कैंडिडेट्स को, क्योंकि ESM कैंडिडेट की जो संख्या है वो बहुत कम है, इसलिए उनकी मेरिट नहीं बननी। जितने भी ESM के कैंडिडेट्स हैं उन सब का ही वेरिफिकेशन होना है, इसलिए कि उनकी मेरिट लिस्ट नहीं डाली गई। जो ऑर्थो वाले कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा हैं, और ऑर्थो वाले कैंडिडेट्स की मेरिट बनेगी। उनकी सीट से जितनी वैकेंसीज हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इसलिए उनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी और उनकी मेरिट लिस्ट बाद में आएगी। और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे दूं कि आपकी जो मेरिट है वो मेरिट बननी है, इसलिए आपका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या सब ने मेल करना है। हाँ, सब ने मेल करना है, लेकिन तब जब आपकी स्क्रूटनी डेट आ जाएगी, जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और मेरिट लिस्ट कब आएगी, साथ साथ अब प्रोसेस शुरू हो गया तो साथ साथ एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। तो ये जानकारी थी दोस्तों। इस बारे में यदि आपने कुछ और जानकारी है और क्वेरीज है तो ग्रुप में आप पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकता है, या सामूहिक रूप से जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं उनका जवाब दे दूंगा। आशा है आपको बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अरे ODL का मैं एक पूरा भर के फॉर्म और कम्युनिटी पे लगा लूँगा, आप वहाँ से देख लें। पूरा फॉर्म भर के फिल करके मैं कम्युनिटी पे ऊपर लगा दूंगा, तो आप वहाँ से उसको भरा हुआ ही देख लें इंग्लिश वर्जन करके। तो थैंक यू दोस्तों, यदि कुछ छूट गया है तो आप पूछ सकते हैं।